बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये हज़ार नेमत कब हम अवेल कर सकते हैं? जब हम उसके ऊपर पूरा अमल भी करेंगे। अपनी सेहत के बारे में भी उतने वरी होंगे जितना हम बाकी के दुनियावी मामलात को देखते हुए परेशान रहते हैं। सेहत है तो सब कुछ है। इस वक्त सियासी मैदान तो काफ़ी ज़्यादा गर्म और बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मौसमी दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जगह पे नुक्ता इन जमात से भी नीचे दर्जा हरारत गिर चुका है। लेकिन कराची की बात की जाए तो कराची में भी इस वक्त ठंडी हवाओं की आमद है। इस बदलते हुए मौसम के साथ बहुत सारी बीमारियों के खदशात बढ़ जाते हैं। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बदलता हुआ मौसम कौन कौन सी बीमारियों को लेकर आ सकता है और हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। ख़ास करके घर में जब बच्चे होते हैं तो बच्चे मौसम के बदलने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बीमारियों में जकड़े जाते हैं और ख़ास करके जिन घर में बुज़ुर्ग होते हैं वहाँ पर भी ये खदशात काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। आज इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में दो अहम शख्सियात मौजूद हैं, उनका तारुफ कराता चलूँ। डॉक्टर्स हैं पेशे से और PhD हैं मेडिसन में, और डॉक्टर मारिया यूसुफ को मैं वेलकम कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और इनके साथ साथ मेरी आज की दूसरी मेहमान, वो भी डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। आजकल के इस बदलते हुए मौसम के ऊपर जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा वो भी वरी थी कि काफ़ी केसेस ऐसे हमारे पास आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, जो बच्चे ख़ास करके इस बीमारियों में ऐसे मुब्तला हो जाते हैं कि ख़ास करके स्पेशली खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जो कि मौसम के चेंज होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा उनका मार्केट में सुनने को मिलता है। तो मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर एलिया फैज साहबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर एलिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर मारिया आपसे स्टार्ट लूँगा। मौसम के बदलने के साथ साथ बहुत सारे लोग तो कहते हैं बड़ा मोतदिल मौसम है, बड़ी अच्छी ठंडी हवाएं आना शुरू हुई हैं, कुछ तो चलो गर्मी का ज़ोर टूटा, लेकिन इसके साथ साथ मौसम के साथ साथ जो है ना वो बीमारियाँ भी काफ़ी सारी आ जाती हैं। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो ठंडे मौसम में ज़्यादा बच्चों को या बड़ों को अपनी लपेट में ले लेती हैं? जी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली जब सर्दी आती है तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से लोग ठंडे फील करते हैं और इसकी वजह से वो पानी नहीं पीते, तो इनफ वाटर नहीं कंज्यूम करते, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और दूसरा ये कि उनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है, स्केली होती है। तीसरा ये इशू क्रिएट होता है कि सीजनल एलर्जीज़ भी होती हैं। सीजनल एलर्जीज़ में आपको सोर थ्रोट है, आपको कफ है, ड्राई कफ है, आपको फ्लू का होना, चेस्ट कंजेशन का होना, ये बहुत ज़्यादा सर्दियों में कॉमन होता है। कराची में तो अभी इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन अभी मैं रिसेंटली लाहौर से आई हूँ तो वहाँ ये सब स्टार्ट हो गया था। तो सीजनल एलर्जीज़ को हम नेचुरल वे में ट्रीट कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर एलिया को भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। डॉक्टर एलिया, जिस तरह से डॉक्टर मारिया ने डिटेल में बताने की कोशिश की कि वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो हमें सर्दी की वजह से अपनी लपेट में ले लेती हैं, ख़ास करके जिन घरों में बच्चे होते हैं, बच्चों की खास करके बात की जाती है और बीमारियों से बचाने के लिए वालिदैन बहुत सारी कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो ख़ास करके इस सर्द मौसम में किस तरह से बच्चों को बचाया जा सकता है? ख़ास करके कराची में तो इतना सर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो हवाएं चलती हैं, कोयटा की जब हवा आती है तो कराची में भी थोड़ी सर्दी की लहर आ जाती है, जो कि अब स्टार्ट होने ही वाली है। तो बच्चों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें? अगर बात बच्चों की हो रही है तो लेस देन 2 इयर्स ऑफ एज ग्रुप जो होता है वो कहा जाता है कि इम्यूनिटी बच्चों की इतनी नहीं डेवलप हुई हुई होती है। जब इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई हुई होती तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फेक्शंस हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनका अटैक जो है वो ज़्यादा इजीली बच्चों को अपनी लपेट में ले लेता है। इसी तरह से जो एल्डरली होते हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस जिनको होती हैं, वो लोग भी बदलते हुए मौसम के साथ और आती हुई सर्दी के साथ जो है वायरसेस और बैक्टीरिया का जल्द शिकार बन जाते हैं। इसके लिए बच्चों के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो करने चाहिए वो तो सबसे पहले ये है कि कवर्ड और वार्म क्लोथिंग की जाए, ताकि जो आने वाली सर्दी है वो बच्चों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना करे। सेकेंडली, अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस और राइनो वायरस जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। इन वायरसेस से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में एक मेजर जो है वो हमारी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है।
Okay. तो अगर मौसम के तब्दील होने से पहले सर्दी के आने से कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर से मशवरा करके बच्चों को फ्लू शॉट्स दे दिए जाए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा दी जाए, तो वो पूरी सर्दी जो है उन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस और इस तरह के दीगर वायरसेस से बचा सकती है। इसी तरह से एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है नमोनिया, जिसको हम बहुत कॉमन टर्म है और बच्चों को बहुत ज्यादा होता है सर्दियों के मौसम में, तो उसकी भी वैक्सीनेशन आती है और वैक्सीन के थ्रू जो है वो बच्चों को बचाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो आइसक्रीम्स हैं और कोल्ड बेवरेजेस हैं, इनसे बच्चों को थोड़ा सी एहतियात करवाई जाए जब मौसम तब्दील हो रहा हो उस टाइम पर स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर इस टाइम पर ये कोल्ड बेवरेजेस, आइसक्रीम्स और इस तरह की चीज़ें बच्चे ज़्यादा लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उससे चांसेस ये होंगे कि उनका जो सोर थ्रोट है, इन्फ्लुएंजा है, रनी नोज है, कफ है, इस तरह के सिम्टम्स से बच्चों को ज़्यादा देखने में मिलते हैं। तो कोशिश करें कि बदलते हुए मौसम में इन चीज़ों से एहतियात करवाएं। दूसरा ये है कि वैक्सीनेशंस वगैरह प्रॉपरली करवाएं, बच्चों की वार्म क्लोथिंग करवाएं। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि एक वायरस है नोरो वायरस जो कि जीआई इन्फेक्शंस करवाता है, पर्टिकुलरली वाटरी डायरिया करवाता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये भी सर्दियों की इलनेसेस में बहुत कॉमन है, विंटर इलनेसेस में आता है। तो ये सर्दियों के मौसम में स्पेसिफिकली इस तरह के वायरसेस जो है ना वो ज़्यादा पीक पर आ जाते हैं और इनके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली नोरो वायरस कब अटैक करते हैं? जब हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं होती, या जो भी डाइट वो ले रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उनको प्रॉपरली वॉश नहीं किया जा रहा होता। तो इस वजह से भी जाहिर है बच्चे खेलने में लगते हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, कभी खिलौनों से खेल रहे हैं, तो उनके हाथों पे तो जर्म्स का अटैक मुस्तकिल रहता ही है। तो उनकी प्रॉपर हैंड वॉशिंग सैनिटरी कंडीशंस का ख्याल रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को स्पेसिफिकली इन बीमारियों से बचाने में। डॉक्टर मारिया, आपकी तरफ होंगे। डॉक्टर एलिया ने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि बच्चे खेल रहे होते हैं, खेल कूद में सफाई का उतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन बच्चों का तो कहा यह जाता है कि जितना अगर इस तरह से वो एक्टिवली हेल्दी एक्सरसाइज में या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो सेहत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये कौन से ऐसे जरासीम या बैक्टीरियाज होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं? हाथ ना धोना या इस तरह की चीज़ों को, जो गली मोहल्ले में खेलते हुए बच्चे आ गए, तो उनका तो कहते हैं कि इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए बच्चे जो हैं ज़ाहिर है वो जब डेवलपिंग एज में होते हैं तो इम्यूनिटी के लिए उनको अच्छी डाइट लेना भी ज़रूरी होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बच्चों की जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड होती है, क्योंकि वो जंक फूड का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको बाहर की चीज़ों में ज़्यादा उनको मैं प्रोडक्ट्स के नाम किसी स्पेसिफिक ब्रांड के नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आपको पता है कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ और चिप्स और इस टाइप की चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं। दिस इज़ नॉट द न्यूट्रिशन, ये सारे सिंथेटिक जो हैं प्रोडक्ट्स हैं। न्यूट्रिशन ये होता है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट लें, आप प्रॉपर उनको डाइट दें, आप प्रॉपर उनको जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दें, ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो नेचुरली बूस्ट रहे। सो डेवलपिंग एज में होते हैं तो उनके अंदर डेफिशिएंसीज होने के चांसेस होते हैं। अगर पेरेंट्स उनको प्रॉपर डाइट दें तो वो कोप अप हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, और जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो जो वायरसेस जो एनवायरनमेंट में भी जो होते हैं ना, तो वो उसके अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी वर्क करती है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। दूसरा ये कि मैं पेरेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बच्चों को आप रेगुलरली जो है जैगरी, यानी कि जो जिसको हम कहते हैं उर्दू में वो लाइक गुड़, और सेकंड हनी जो कि नेचुरल एंटीबायोटिक है, ये बच्चों को आप ज़रूर दें। ये पोटेंशियल एंटी एलर्जी है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और डिफरेंट इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, आपने शहद की बात की, हनी की बात की, ये जो बाज़ार में शहद मिल रहे होते हैं, ये क्या वाकई इनका भी उतना ही असर होता है? ये भी सॉलिड होते हैं, प्योर होते हैं, या सिर्फ एक केमिकल मिले हुए तो नहीं होते, ये उल्टा नुकसान पहुँचाएँ? देखें अगर ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिकली जो है वो प्रोड्यूस किया गया है तो पोटेंशियली इफेक्टिव है। वो तो कोई पता नहीं चलता ना, वो तो दुकानदार तो यही करके बेच रहे होते हैं ना कि नहीं जी हमारे पास तो असली शहद है। कुछ विलेजेस से भी जो है वो आए हुए होते हैं और जहाँ पर वो प्रॉपर्ली उसको ग्रो करके प्रॉपर्ली उन्होंने जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया होता है ऑर्गेनिक तरीके से। वो प्योर हनी होता है और प्योर हनी आपको पता है 1000 ऑफ ईयर्स तक भी जो है ना वो प्योर रहता है और उसकी प्योरिटी बिल्कुल भी जो है वो इफेक्ट नहीं होती और उसकी कंसिस्टेंसी भी सेम रहती है और उसकी पोटेंसी भी सेम रहती है। अच्छा डॉक्टर एलिया, आपकी तरफ आऊँगा। बुज़ुर्गों में भी यही बीमारियां देखने में आती हैं, जोड़ों के दर्द और ये वो। मेरे जैसे जो बुज़ुर्ग घर में बूढ़े होते हैं उनमें भी सर्दी का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, तो उनको किस तरह से कवर करना चाहिए सर्दी में? उनके लिए प्रिकॉशंस क्या होंगे? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स जो होते हैं, इम्यूनिटी जिनकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई होती है, उनको एहतियाती तदबीर ज़्यादा जो है वो फॉलो करनी चाहिए।
इसलिए क्योंकि उनके ऊपर किसी भी वायरस बैक्टीरिया इसका अटैक होना उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक बुजुर्गों की बात है, हाँ हर घर में ही अगर देखा जाए तो बुजुर्गों में कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज पाई जाती है, जिस तरह से डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या इस तरह से कोई इस तरह की और दीगर क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं वो अक्सर एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं या एल्डरली बीइंग्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनको ज़्यादातर इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो उनके एहतियाती तदबीर ये है कि अगर वो क्रॉनिक पेशेंट हैं किसी भी बीमारी के और वो किसी कंटिन्यूस मेडिकेशन पे हैं, तो वो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि मेडिकेशन को कंटिन्यूसली नहीं लिया जाता। अक्सर बुजुर्ग तो बहुत ही ज्यादा कंप्लायंस के इश्यूज आ रहे होते हैं, उनको तो मोटिवेट करना मेडिसिन के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कंप्लायंस के जो इश्यूज आ रहे होते हैं, अगर उनको प्रॉपर्ली काउंसिल किया जाए या डॉक्टर की तरफ से भी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की तरफ से भी और घर वालों की भी तरफ से, काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। जब बुजुर्ग एज वाले जो अफराद होते हैं उनको काउंसिल करना बहुत जरूरी होता है कि अगर वो दवा नहीं लेंगे तो उसके नुकसान ये होंगे कि उनकी इम्यूनिटी और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल, और इसी तरह से क्रॉनिक डिजीजेस का दीगर इन्फेक्शियस डिजीजेस के साथ बड़ा कोरिलेशन है। अगर उनकी क्रॉनिक डिजीज चल रही है कोई ना कोई, जैसे डायबिटीज के पेशेंट है या हाइपरटेंशन के पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है यानी वो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, या हाइपरटेंसिव हैं तो वो उसकी मेडिसिन नहीं ले रहे और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो उसकी वजह से दीगर बीमारियां जो हैं उनका खदशा ज्यादा हो जाता है और फिर कॉम्प्लिकेशंस का भी, हमला कर लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, और फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का भी खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो डिजीज प्रोसेस चल रहा होता है वो ऑलरेडी बॉडी को वीक कर रहा होता है, और इसी टाइम पे अगर बाहर से आने वाले किसी पैथोजन को, किसी वायरस बैक्टीरिया को चांस मिल जाए तो वो उनको अटैक कर देता है। तभी देखा जाए तो निमोनिया के केसेस या तो छोटे बच्चों में ज्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं या एल्डरली में हो रहे होते हैं, 60 या 55 प्लस। इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। एग्जैक्टली। तो उनकी इम्यूनिटी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? एक तो डॉक्टर मारिया ने बहुत अच्छी बात कही कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट एल्डरली पीपल ले रहे हैं तो फिर ये चांसेस कम होंगे कि वो इन्फेक्शियस डिजीजेस उन्हें अटैक करें। इसी तरह से एक जो है वो डाइट का रोल है। सेकंड रोल जो है वो उनकी क्रॉनिक अगर कोई हिस्ट्री है तो फिर उनकी क्रॉनिक मेडिकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कंटिन्यूसली मेडिसिन के साथ कंप्लाई करें। तीसरा जो बड़ा रोल है वो यही है कि जो वार्म क्लोथिंग है या बदलते हुए मौसम में इस चीज़ का एहतियात करें। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, लाइक मानसून का मौसम खत्म होता है, उसके बाद एक थोड़ा सा ड्राई वेदर आता है और फिर सर्दियों का मौसम आता है, तो इस मौसम में क्या होता है कि जो हमारे पास मस्कीटो बॉर्न डिजीजेज होती हैं, यानी जो मच्छरों की वजह से हो रही होती है या इस तरह के दीगर इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेज हो रही होती है जिन्हें हम वीबीडीज कहते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, इनके केसेस में भी काफी राइज देखा जाता है। तो उसकी वजह अगेन मैं कहूंगी कि वो सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं है, पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये सब वजूहात हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि मस्कीटोज जो है वो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो है ये आजकल देखने में आ रहा है कि चिकनगुनिया के केसेस कितने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या डेंगू के केसेस कितना ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये आने वाली सर्दी अपने साथ इस तरह की बीमारियां भी लेकर आती है जिसमें मस्कीटो बॉर्न डिजीजेज और इन्फेक्शियस ये इंसेक्ट्स कॉजिंग डिजीज ये डिजीजेस बहुत ज्यादा सर्च कर जाती हैं। तो इसके लिए अगेन मैं कहूंगी कि डाइट जहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वहीं पे हेल्थ और हाइजीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हाइजीन वो है कि हम लोग डॉक्टर के पास तो जा रहे होते हैं, बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घर की हाइजीन पे ख्याल नहीं रख रहे होते। अच्छा, अगर अपने घर की हाइजीन पे ख्याल रख रहे होते तो अपनी सराउंडिंग्स की हाइजीन पे ख्याल नहीं रख रहे होते। घर के अंदर तो सफाई कर ली, लेकिन मोहल्ले में, घर के बाहर हमने कचरा डाल देते हैं। एग्जैक्टली, अपने घर को साफ करके अगर कचरा बाहर डाल रहे हैं तो जो मस्कीटोज हैं या इस तरह के दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो उसको वीजा थोड़ी लेना घर के अंदर आने का। एग्जैक्टली। तो ये चीज है कि हम अपने घर की सफाई कर लेते हैं, माशरे की सफाई भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा एरिया या सराउंडिंग क्लीन नहीं होगा, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हम भी उसी के अफेक्ट में आएंगे, हम भी इन्फ्लुएंस होंगे उन सारी बीमारियों से, कहीं ना कहीं वो हमें भी अफेक्ट करेगा। हमें ये चीज बहुत जरूरी है। डॉक्टर मारिया, जिस तरह से सफाई के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंस जाहिर की डॉक्टर एलिया ने, तो आप क्या समझती हैं कि सफाई हमारे कराची में खास करके हम देखें कहीं नजर आती है घरों में, या इस तरह का आपको कल्चर नजर आता है कि सफाई भी रखना होती है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है ना, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न टू स्प्रेड सो मेनी डिजीज़ेस, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, चाहे वो वाटर का पॉल्यूशन हो या आपके इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन हो। अब बहुत सारी डिजीज़ेस जो हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हैं, और ये जो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस सी है और एमोबाइड डायसेंट्री, ये सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। आपका ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड है, कहीं आपका ड्रिंकिंग वाटर
प्योर आपको नहीं मिल रहा, कहीं आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है आपका वाटर स्टेगनेंट हुआ हुआ है रोड्स पर, वहाँ पर ये वेक्टर जो है वो ग्रो करते हैं और फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली कराची में ऐसा सिस्टम हमें इतना स्पेसिफिकली नज़र नहीं आता। लोगों का ये माइंड सेट है कि अपना घर साफ कर लिया तो बस वो बहुत सेल्फिश है, वो सेल्फिश है कि अपना घर साफ कर लिया, अपना लिविंग प्लेस साफ कर लिया, लेकिन अपने नेबर में नहीं देखते और अपने पूरी कम्युनिटी को नहीं देखते, अपने एरिया को नहीं देखते। जबकि आपका एनवायरनमेंट, आपकी पूरी कम्युनिटी, आपके एरिया पूरी सफाई होगी तो आपके घर पे भी उसका फायदा होगा। डॉक्टर मारिया, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक की तरफ चलेंगे, वापस लौट के आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, बात करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो मच्छर है जिसकी अफजाइश हमारी गंदगी की वजह से होती है। बहुत सारे ऐसे मच्छर भी हैं जो साफ पानी की वजह से, जो कहा जाता है डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी की वजह से पैदा होता है। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल भी हमें रखना होगा कि अगर हम अपने घर को साफ रख रहे हैं तो हमारे मोहल्ले को या हमारे सराउंडिंग को जो चीज़ें हैं उनको भी हमने ही साफ रखना है। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि सफाई का कितना अहम रोल होना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर, जबकि हम उतना ही सफाई से दूर हैं। हमारे ईमान में भी सफाई को जो है ना निस्फ ईमान का हिस्सा कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर नहीं देते। बच्चों को भी सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं रखने का उस तरह से तलकीन ही नहीं करते, ताकि बच्चों को जब तक उनकी वो वाली इस्टेब्लिश नहीं होंगी हैबिट्स, यकीनन वो भी उस तरह से अपनी जो है ना वो सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे। मैं चलूँगा अपने पैनल की तरफ। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सफाई। इस्लाम के अंदर भी सफाई की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो सफाई से जब हम बीमारियों से बच सकते हैं तो क्यों हम फिर बच्चों को इसकी तरगीब नहीं करते हैं? देखें, ये तरगीब और ये एजुकेशन विद इन द हाउस तो होती है, पेरेंट्स बताते हैं, लेकिन जब बच्चे बाहर जाते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट से भी वो बच्चे इफेक्ट होते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट, सोसाइटी तो फैमिली वैल्यूज से ही बनती है ना। जब घर से हम सीख के निकलते हैं, बच्चे लर्निंग प्रोसेस में होते हैं ना, छोटे होते हैं, उनमें इतना सेंस नहीं होता, बाहर की चीज़ें जल्दी वो पिक कर लेते हैं। और अभी जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनको इतना सेंस नहीं होता कि पेरेंट्स जो बात कह रहे हैं वो 100% श्योर है, उन्होंने वही फॉलो करना है। वो बाहर की चीज़ें और बाहर की बातों को भी जो है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत क्विकली, क्योंकि बच्चों को एक वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो दे आर लाइक वैक्स, उसको जिस भी मोल्ड में आप डाल दें तो उसने वही शेप ले लेना है। सो पेरेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। और इस्लामिक स्कूल ऑफ हाइजीन जो हमें प्रैक्टिस बताता है कि आपने रेगुलरली हैंड्स अपने वॉश करने, एबोल्यूशन, जब आप नमाज परफॉर्म करते हैं तो आप एबोल्यूशन करते हैं, तो जो वज़ू करते हैं उससे आपके हैंड्स, फीट्स और फोरहेड और सब क्लीन हो जाता है। सो जब पेंडेमिक आया तो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू यही था कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है और आपने अपने हैंड्स को बार बार क्विक वॉश करना है। सो WHO was echoing loudly at that time और still they are echoing loudly कि आपने हैंड वॉशिंग जो है ना बार बार आपने करनी है। और ये हमें प्रैक्टिस जो है हमारा रिलीजन 1400 और 1500 ईयर्स अगो बता दिया है। सो पेरेंट्स के लिए विजिलेंट होने की ज़रूरत है चिल्ड्रंस पर, और उनको स्ट्रिक्टली बाउंड करें, उनको बताएं कि आज जब WHO और जब पेंडेमिक सिचुएशन में भी आपने ये चीज़ें फॉलो की हैं तो आपका दीन तो आपको बहुत टाइम से यही सिखाता है। सो मस्ट फॉलो इट। अपनी हाइजीनिसिटी का ख्याल रखें, शॉवर लें प्रॉपरली, ड्रेस अपना जो है वो क्लीन रखें और अपनी लिविंग प्लेस को आप क्लीन रखें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्लीन हो, चाहे RO ट्रीटेड हो, बॉयल हो, लेकिन क्लीन होना चाहिए, ताकि आप बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो डिफरेंट रिसोर्सेज से, चाहे एनवायरनमेंट से, चाहे ड्रिंकिंग वाटर से, चाहे जो मॉस्किटो जो आते हैं वहाँ से आपको अटैक कर सकती हूँ, उसकी आप इफ़ेक्ट्स को आप नलीफाई कर सकें। डॉक्टर एलिया की तरफ आऊँगा। डॉक्टर एलिया, जिस तरह से आपने एलर्जी की बात की थी, घरों में अगर किसी एक को एलर्जी होती है तो वो पूरे घर को ही तकरीबन हो जाती है, तो ये इसके फैलने की वजूहत क्या होती हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है, ख़ास करके स्पेशली सर्दियों में ये जो एलर्जी हो जाती है? एटोपी जो है वो बेसिकली इसका एक जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर ये है कि अगर हमारे फैमिली टेंडेंसी है एलर्जीज़ की तो वो बच्चों में आएगी। यही वजह है कि अगर एक घर में किसी एक बच्चे को एलर्जी होती है तो देखा जाता है कि बाकियों को भी हो ही रही है। तो इसका मतलब इसका ज़्यादातर रिलेशन जो है वो किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होता, बल्कि इसकी जेनेटिक टेंडेंसी होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर आपके जीन्स एटोपिक हैं तो आपके पास एटोपिक एलर्जीज आएंगी,
जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही है ना, वो है जेनेटिक कंडीशन है तो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। इफ इट्स बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स, दैट मीन्स कि हर फैमिली मेंबर के जीन में कहीं ना कहीं वो है, उसकी म्यूटेशन है। तो जीन में जब वो है, दैट मीन्स के कभी ना कभी की जिंदगी में किसी ना किसी टाइम पे वो आपके पास उसके सिम्टम्स शो अप हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही और हर बच्चे को ही शो अप होंगे, लेकिन जेनेटिक टेंडेंसी जरूर होगी कि अगर ट्रिगरिंग फैक्टर्स मिल जाते हैं। अब एलर्जी में ना ट्रिगरिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हर किसी का ट्रिगरिंग फैक्टर अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिगर्स जो होते हैं, जो मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स हैं, उनमें डस्ट है, पोलन है, वूल है, कॉटन है, ठीक है। इसके अलावा अगर स्किन एलर्जीज पे आ जाए तो बाज़ का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है या सिल्वर, बाज़ का कुछ पर्टिकुलर क्लोथ्स ऐसे होते हैं, क्लोथ्स उसका जो प्रोडक्ट होता है वो इस तरह का होता है कि वो एलर्जीज कॉज करता है। तो ये सब, इन सबको मेडिकल टर्म में ट्रिगरिंग फैक्टर्स कहते हैं। ये ट्रिगर्स होते हैं पर्टिकुलर। अब हर बच्चे का या हर उस बंदे का जिसको एलर्जी है या जिसके जेनेटिक टेंडेंसी है कि एलर्जी हो सकती है, तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स अगर उसके एनवायरनमेंट से उसे मिल रहे हैं तो फिर वो डेवलप करेगा एलर्जी के सिम्टम्स, ठीक है। इसका एक ताल्लुक तो जेनेटिक हो गया कि जेनेटिक टेंडेंसी है। दूसरा, हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जो कराची का इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है और एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे ये गाड़ियों के धुएं हैं और जो डस्ट वाली हवाएं चलती हैं बहुत ज्यादा, तो ये सब वो फैक्टर्स होते हैं जो एलर्जी कॉज करवाते हैं, ठीक है। तो इन फैक्टर्स की वजह से ज्यादातर देखा जाए 80 to 85% पॉपुलेशन को कराची में एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। तो इससे प्रिकॉशंस इसके क्या होंगे? इससे बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा, एलर्जी से बचने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि ट्रिगर से बचा जाए। अगर ट्रिगर से आप अपने आप को बचा लेंगे तो आप उस एलर्जी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई होगा ना मुझे किस चीज से होती है, तो बचना चाहिए ना। तो बेसिकली देखें, जब वो ट्रिगर से एक्सपोज होगा तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं डस्ट से एक्सपोज हुई, मुझे एलर्जी हुई। एलर्जी का सबसे पहला जो सिम्टम आता है वही होता है कि स्नीजिंग होती है। जब आपको बहुत ज्यादा कंटिन्यूस स्नीजिंग हो रही है, दैट मीन्स कि आप वो फैक्टर आपको ट्रिगर कर रहा है। हम डस्टी एनवायरनमेंट में आए, हमें स्नीजिंग स्टार्ट हो गई। स्नीजिंग आपको सबसे पहला इंडिकेशन होगा कि आपको एलर्जी है। कंटिन्यूस स्नीजिंग, 2 से ज्यादा छींक आना बीमारी है, मौला अली का कॉल है। तो 2 से ज्यादा अगर आपको छींक आ रही है, दैट मीन्स कि वो एलर्जी के उसमें काउंट हो रही है, एलर्जी के डोमेन में आ रही है। अब आप उस ट्रिगर से एक्सपोज हो गए तो आपको पता चल गया ये ट्रिगर है। किसी का ट्रिगर डस्ट है, डस्ट से हो रही है, किसी का ट्रिगर पोलन है, उससे हो रही है, या कॉटन है या वूल है, वो आइडेंटिफाई हो जाती है। वो आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि कभी ना कभी तो लाइफ टाइम में आप उससे एक्सपोज होंगे ना, एक्सपोजर तो होगा आपका। जब एक्सपोजर होगा तो सिम्टम्स डेवलप होंगे। डॉक्टर मारिया की तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से डॉक्टर एलिया ने हाईलाइट करने की कोशिश की कि वो ट्रिगर होती हैं चीज़ें, ड्राई वेदर का भी कह रहे हैं कि बहुत सारा इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर जब एलर्जी हो रही होती है। तो ये हमारे कराची में सर्दी तो वो वाली सर्दी नहीं आती, ड्राई वेदर ज़्यादा फील किया जा रहा होता है। तो इस ड्राई वेदर में ऐसे कौन से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कोई ऐसी क्रीम्स, लोशन कुछ लगाने चाहिए बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से हम इससे बच सकें? देखिए, एलर्जीज जैसा कि डॉक्टर एलिया ने बहुत डिटेल में बता दिया कि कोई भी फैक्टर हो सकता है जो कि ट्रिगर कर देता है और आपकी एलर्जी इन्हेंस हो जाती है। अभी जैसे मैं लाहौर में थी, तो लाहौर में आपको पता है कि कितना ज़्यादा स्मोक था। तो वहाँ पर AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2000 तक रीच किया हुआ था। और ये नॉर्मल जो होता है बस 100 और 200 उससे अबव होता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस होता है। अब ये स्मोक क्या है? स्मोक एक बड़ा ये कंटेन कर रहा होता है, डिफरेंट गैसेस उसमें होती हैं, डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज से आ रहे होते हैं, जो कि व्हीकल का फ्यूल बर्न होने से आ रहे होते हैं, सो ये और फर्टिलाइज़र बर्न होने से आ रहे होते हैं, गार्बेज बर्न होने से आ रहे होते हैं। ये सब जो है वो इन्वायरमेंट में डेंस हो जाते हैं और आपके इन्वायरमेंट को जो है वो टॉक्सिक करते हैं। आप उसको इनहेल करेंगे तो आपको एलर्जीज कॉज होंगी। अब इससे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? जब भी आप बाहर निकलें आपने मास्क वेयर करना है ताकि आप जो है वो डस्ट पार्टिकल और ये सारे जो एलर्जी के पार्टिकल्स हैं, इसके डेंस पार्टिकल्स, उससे आप प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। दूसरा, ये आपने बाहर निकलना है तो गॉगल्स वेयर करने ताकि आपका आई एरिया जो है वो सेफ रहे और सिक्योर रहे। जब आप वापस घर में आए तो आपने फेस वॉश करना है और आई को आई वॉशर से वॉश करना है। तो इस तरह एक तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरा ये
कि आपने ऐसी एंटी एलर्जी ड्रिंक्स, नेचुरली बेवरेजेस होती हैं जो आपने रेगुलरली आपने इस वेदर में कंज्यूम करनी है। उसमें क्या है, ग्रीन टी का इस्तेमाल, और ग्रीन टी पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट, पोटेंशियल एंटी एलर्जी कंपाउंड से लोडेड होती है, जो कि आपकी एलर्जी को ट्रिगर होने से आपको प्रोटेक्ट करती है और आपको जो है हेल्दी रखती है। सेकेंडली ये कि आप अपनी बेवरेजेस के अंदर, हॉट बेवरेजेस चाहे चाय हो, कहवा हो, कॉफ़ी हो, उसके अंदर अगर आप रेगुलरली थोड़ा सा ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी के दाने ऐड करें और थोड़ा सा आप उसके अंदर जशांदा के सीड्स ऐड करें। कलौंजी में पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एलर्जी कंपाउंड्स मौजूद हैं जो आपकी बेवरेज में ऐड होकर आपको एलर्जी से प्रोटेक्ट करेंगे, और जशांदे में मौजूद होता है लिकोराइज यानी कि मुलेठी, ये भी पोटेंशियली इफेक्टिव होता है और एंटी एलर्जी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो ये आप रेगुलर अपना कंज्यूम करें जो आपका पूरा होल वेदर है, चाहे आप स्मोक के वेदर में हो या विंटर का इंटेंस वेदर हो, तो आप एलर्जी से प्रोटेक्टेड रहेंगे। और साथ ही आपने जो जहाँ पर स्मोक ज़्यादा है वहाँ पर आपने अपने डोर्स को, विंडोज़ को कवर रखना है, और अपने रूम में, अपने सिटिंग प्लेस पर आपने एयर प्योरीफायर्स यूज़ करने। वो एयर प्योरीफायर्स जो हैं वो एयर में मौजूद जो पार्टिकल होते हैं वो उसको कैप्चर करके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी एयर को जो है वो ब्रीथफुल करते हैं और स्मोक से फ्री करते हैं। सो ये मैं लाहौर में जब थी, जब भी मैंने बहुत सारे लोगों को जो है सजेस्ट किया था और लोग प्रोटेक्टेड रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ स्टे किया, सो हमने कोई हैज़ार्डस इफेक्ट फेस नहीं किए। डॉक्टर साहब, ये तो आप वो वाले तरीके बता रहे हैं ना जो डीएचए में और क्लिफ्टन में रहने वाले लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो इतने अवेयर भी होंगे, जिनके पास इतने रिसोर्सेज भी होंगे। जो आम आबादियों में रहते हैं, एक एक घर में 10-10, 12-12 लोग रह रहे हैं, छोटा सा घर होता है, फ्लैट्स होते हैं, उस तरह वहां पर ये किस तरह से इस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं? ये तो कर सकते हैं ना कि आप अपने लिविंग प्लेस को आप क्लीन रखें, आपने अपने डोर को, विंडोज़ को क्लीन किया हुआ है, उसको जो है क्लोज किया हुआ है। सेकंड, ये आप जब बाहर जा रहे हैं तो आपने मास्क पहना हुआ है, आपने गूगल्स लगाए हुए, और घर में जब आप हैं तो आपने जोशानदे का, ग्रीन टी का और वार्म वाटर का रेगुलर जो है वो कंजम्पशन करना है। ये सारे पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट हैं और एंटी एलर्जिक हैं। और साथ ही जो लोग नॉन डायबिटिक हैं वो हनी का और जैगरी यानी कि जो गुड़ है उसका इस्तेमाल करें। तो ये सारे आपको मैं वो ट्रिप्स बता रही हूँ कि आप इम्बेंस जो आजकल एलर्जी हो रही है पूरे मुल्क में, उसके इफेक्ट से प्रोटेक्टेड रहेंगे। डॉक्टर एलिया, आपकी तरफ आऊँगा। आपने मच्छरों का, मॉस्किटोज़ का बहुत जिक्र किया था आपने, जब आप ब्रेक से पहले डिटेल में बता रही थी। कहा यह जाता है कि ये जो मच्छर है, एक ही मच्छर है, उससे टाइफाइड भी हो रहा है, उससे मलेरिया भी हो रहा है, डेंगू भी हो रहा है, उसी से जो है ना वो चिकनगुनिया भी हो रहा है। तो ये ज़रा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, वाकई एक ही मच्छर होता है या इनकी भी कोई नस्लें होती हैं? नहीं, इनकी भी फैमिलीज होती हैं, इनकी भी स्पीशीज होती हैं, इनकी भी काइंड्स होती हैं, इनकी भी क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो अगर ये कहा जाता है, ये एक मिथ है कि एक ही मच्छर सब कुछ कर रहा है, एक ही मच्छर सब कुछ नहीं करता। नहीं, हमारी नज़र में तो मच्छर मच्छर है। हमारी नज़र में मच्छर मच्छर है, लेकिन अगर साइंस की नज़र से देखा जाए तो उस मच्छर की प्लस फैमिलीज हैं, उनकी भी फिर टाइप्स हैं। जैसे हमारे खानदान अलग-अलग जेडीज हैं, उनकी अपनी जॉब पे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली जैसे हमारे खानदान होते हैं, अलग अलग जो है कास्ट होती है, उस तरह से इनकी भी अलग अलग कास्ट होती है। और जो डेंगू का मच्छर है, जो डेंगू कॉज करवाता है, और जो हमारे पास मलेरिया कॉज करवाते हैं, ये सब अलग अलग मच्छरों की टाइप्स होती हैं, एक ही टाइप नहीं होती जो सारी डिजीजेज एक ही साथ। अच्छा, आजकल चिकनगुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा, हर घर में देखें एक दो पेशेंट चिकनगुनिया का ज़रूर मिल रहा है। इससे कैसे बचा जा सकता है और इसको बचने के लिए, प्रिकॉशंस के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? चिकनगुनिया का बहुत सडन राइज देखा गया है अभी प्रीवियस 2 to 3 मंथ्स में, बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे बचने की तदाबीर बेसिकली मच्छर के काटने से होता है, तो हम अपने आप को उस मच्छर के काटने से बचाएं, यही तदाबीर है। ठीक है, अब मच्छर के काटने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है? तो मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ किए जाएं। ठीक है, तो वो अपने स्किन पे, बॉडी को मस्कीटो रिपेलेंट से कवर किया जाए। उसके अलावा जो मॉर्टीन स्प्रेज होते हैं और मच्छरों को मारने के डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो पेस्ट कंट्रोल अगर घर में किया जाए, जिसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, उस तरह से हम अपने घर को मच्छरों से और दीगर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स से बचा सकते हैं। तो ये घर में इस तरह की थोड़ी सी तदाबीर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके अलावा ये कि स्टेगनेंट वाटर, अगर हमारे घरों में या घर के एनवायरनमेंट में या गली में या मोहल्ले में कहीं खड़ा हुआ है पानी, तो वो स्टेगनेंट वाटर में जो है वो मस्कीटो जो है रिप्रोड्यूस करता है खड़े हुए पानी में। तो वो स्टेगनेंट वाटर ना रहे, ये बेहतर है, क्योंकि अगर पानी खड़ा होगा कहीं तो वहाँ पे
मस्कीटो की रिप्रोडक्शन होगी। हमारी कराची में तो कौन सी ऐसी गली है जहाँ पानी नहीं खड़ा होता? एग्जैक्टली, हमने तो इसी इन्वायरमेंट में रहना है। अब वो तो हम नहीं सेव कर सकते, वो तो सफाई हमारे हम बस का बिल्कुल काम कर नहीं है, सकते हैं, वो हम क्यों नहीं केएमसी कर और सकते? डीएमसी, वो तो हम इदारों की तरफ तो जा ही नहीं रहे। हम प्रिकॉशन अपने घर को साफ रखने के लिए क्या क्या तदाबीर कर सकते हैं? अपने बहुत घर सारे में- कहते हैं नीम के पत्ते घर में रखते हैं, बहुत सारे टोटके बताते हैं। तो कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ऐसी चीजें हैं? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि पेस्ट कंट्रोल किया जाए, मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज किए जाएं, स्टेगनेंट वाटर घर में भी ना रखा जाए। कुछ लोग जिनके घरों में पानी की शॉर्टेज होती है, सप्लाई की शॉर्टेज होती है, वो 70% जो है वो कराची। हाँ वो जो है टब्स में जो है वो पानी को केन्स स्टोर में करके भर रख के लेते रखे होते हैं। हैं। हाँ, तो वो जब उसको पानी को स्टोर करके स्टेगनेंट बना के रख लेते हैं तो उसमें तो मस्कीटो रिप्रोड्यूस करेगा। जब रिप्रोड्यूस करेगा तो घर में आएगा और आपको जो अफेक्ट करेगा, फिर आपको डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, इस तरह की बीमारियां होंगी जो मस्कीटो बॉर्न है। तो इस तरह की एहतियाती तदबीर जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना, कि अपने आप को हम बचाएं, इस तरह की स्टेगनेंट वाटर ना हो हमारे घर में रखा हुआ, या अगर हमें स्टोर करना है तो प्रॉपर टैंक्स में स्टोर करें जो प्रॉपर्ली वही कवर्ड बात हो। वही आ गई, सफाई का खास ख्याल रखना। डॉक्टर एलिया, मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलते मौसम के साथ जो बीमारियां, मौसमी बीमारियां जिसे कहते हैं, उनसे बचने के लिए खास करके मैं जो आज के पैनल की लुब्बे लुबाब अभी तक पहुंचा हूं जिस पे वो यही है कि सफाई रखें। अपने घर की जितनी ज़्यादा आप सफाई रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप बीमारियों से बच सकेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले सफाई के ऊपर आज मेरे पैनल ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी सफाई की बताने की कोशिश की। जिस तरह से हमारा इस्लाम तो ये कहता ही है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम उसके ऊपर इतने ज़्यादा फोकस पता नहीं क्यों नहीं होते हैं। आज की जो मौसम के हिसाब से बदलती हुई बीमारियां, उसमें भी सफाई का सबसे ज़्यादा अमल दखल कहा जा रहा है। तो मैं चलता हूँ अपने पैनल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मारिया आपकी तरफ लेके आऊँगा। बदलते मौसम के साथ बहुत सारी जो हामला ख़वातीन होती हैं उनकी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर्स उनको प्रिकॉशंस भी बताते हैं कि आपने इस मौसम में ख़ास ख्याल रखना है। तो उनके लिए आप क्या प्रिकॉशंस देंगी कि उन ख़वातीन को इस बदलते हुए मौसम से अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए? देखिए, बदलता हुआ मौसम यानी कि जब टेम्परेचर लो हो रहा होता है, सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो ये सबको ही इफ़ेक्ट करता है, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेंस एज वेल। तो उनको भी जो नॉर्मल प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो तो फॉलो करनी ही चाहिए। इसके अलावा हेल्थ के एस्पेक्ट से उनको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी का कंजम्पशन अच्छा रखना चाहिए, और नेचुरल सोर्स से ऑरेंजेस का भी सीज़न होता है तो वो ले सकते हैं। मॉर्निंग डे टाइम में ऑरेंज ज़रूर कंज्यूम करें। इसके अलावा लेमन का कंजम्पशन रखें। इसके अलावा जब विंटर आते हैं तो आपको पता है कि नट्स जो हैं वो बड़े हेल्दी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, उसमें आपको अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, तो नट्स का कंजम्पशन करें। फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छी हमारे जो एक कल्चर है उसमें होती है, पिंजीरी प्रिपेयर करते हैं सूजी में सारे नट्स ऐड करके और गोंद कतीरा ऐड करके, तो वो आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, मिनरल कंटेंट उसमें अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स होते हैं, सो आपको एनर्जेटिक भी रखता है और आपको सर्दियों के जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उससे भी प्रोटेक्ट रखता है, आपको वार्मनेस का फील देता है। बाकी आप ऑल डे लॉन्ग जो है वार्म वाटर कंज्यूम करें। अगर आपको ज़्यादा सर्दी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको लगती है और ब्लड सर्कुलेशन उन्हें लगता है कि स्लो डाउन हो रही है, हाथ पाँव उनके ठंडे हो रहे हैं, तो एक सिनामिन की स्टिक यानी दालचीनी की स्टिक अपने वार्म वाटर में ऐड करके ऑल डे लॉन्ग आप वो जो है वाटर है वो कंज्यूम करें। उसका पोटेंशियल थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है जो कि आपकी बॉडी में गर्मी पैदा करता है और ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है और हाथ पांव जो ठंडे फील कर रही होती हैं फीमेल्स उससे भी प्रोटेक्ट रखेगा और उनको हेल्दी फील होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो कल्चर है, एशियन कल्चर के अंदर खास करके जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनमें अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो बहुत ज़्यादा बेड से नीचे पाँव नहीं उतारना और ये इस तरह की बहुत सारी बातें की जाती हैं और बहुत सारा ख्याल रखा जा रहा होता है दुल्हन का। तो आप क्या समझती हैं कि उसको एक्सरसाइज करना चाहिए? ये चीज़ें उसके नुकसानदेह हैं अगर वो एक ही दम लेटी रहेंगी, एक ही करवट या सारा दिन बेड के ऊपर, तो उससे क्या वो उसके लिए हेल्दी होता है या नुकसान दे रहा होता है? देखिए अगेन ये कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन की सिचुएशन और कंडीशन पर। हम एक फार्मूला जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारी फीमेल जो हैं वो उनको हार्डवर्क करना चाहिए और घर के काम करें। कभी कभी ऐसी सीवियर क्रॉनिक सिचुएशन भी हो जाती है फीमेल के साथ कि वो नहीं कर सकती, उनको वाकई बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो उनको घर की एक्टिविटी करनी चाहिए, काम करना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर जो
मेड्स होती हैं फीमेल, उनसे पूछती हूँ, अक्सर उनके यहाँ ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन होती है, 8 चिल्ड्रंस 10 चिल्ड्रंस, तो मैं पूछती हूँ कि आपके इतने सारे माशाल्लाह किड्स हैं, आपने कैसे किए, तो सब कहती हैं कि ये नॉर्मली हुए हैं सारे। और इसका वो फिर रीज़न यही होता है कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी जो फीमेल्स करती हैं, एक्टिव डाइट के रहती साथ हैं, साथ एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है। एग्जैक्टली, हेल्दी डाइट के साथ जो फिजिकल एक्टिविटी करें, घर के होम चोर्स करें या आप ब्रिस्क वॉकिंग करें या कोई भी एक्सरसाइज या जिम करें, आप जो है वो आप हेल्दी रहते हैं, आप फिट रहते हैं। लेकिन जिनके साथ इशू है, जो जिनको बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है, तो फिर उनके लिए बेड रेस्ट ही ज़रूरी है। डॉक्टर एलिया, यही क्वेश्चन है आपकी तरफ। जब आप हॉस्पिटल में बैठी होती हैं, आपके पास पेशेंट्स आ रही होती हैं, खास करके ये जो प्रेग्नेंट खवातीन और फर्स्ट प्रेगनेंसी या सेकंड प्रेगनेंसी होती है, तो उनकी क्या माइंड्स कैसा होता है, थॉट्स कैसी होती हैं कि हमें बस बेड रेस्ट लिख के दे दिया जाए, डॉक्टर साहब किसी तरह से भी एडवाइस करते हैं ताकि मैं पूरे घर वालों को दिखा सकूँगी, ये देखें मुझे तो बेड रेस्ट मिला हुआ है, या वो विलिंग होती हैं कि नहीं मैं कुछ काम करूँ या एक्सरसाइज भी करूँ? इट अगेन डिपेंड्स ऑन द क्लास। ठीक है, तो अगर हमारे पास अपर मिडिल या उससे अपर क्लास आ रही है, तो दे वुड डेफिनेटली प्रेफर टू रेस्ट। ठीक है, और उनकी ज्यादातर अच्छा मेडिकल साइंस उनको प्रेफर कर रही होती है कि अपर फैमिली है तो इसको रेस्ट दे दो। नहीं, ये तो मैं उनका माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी बता रही हूँ कि जो अपर क्लास होते हैं या अपर मिडिल क्लास होते हैं, उससे ऊपर वाली क्लास, दे हैव अ माइंडसेट के वहाँ पे ओवर पैम्परिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ओवर पैम्परिंग जब ज्यादा होती है तो दे आर मोर कॉन्शियस कि कोई मसला ना हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, या इस तरह की ज्यादातर कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। तो वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि रेस्ट हम करें और हम ज्यादा एक्टिविटी ना करें। प्लस उनके पास एनवायरनमेंट भी इस तरह का होता है कि मेड्स वगैरह अवेलेबल होती है, हाउस होल्ड होता है, हाउस हेल्प होती है जो उनके घर के काम कर रही होती हैं, तो वो रेस्ट को प्रेफर करती हैं। अगर हम लोअर मिडिल क्लास चले जाएं और उससे नीचे वाले तबके में चले जाएं, तो बिल्कुल ही कोई इस तरह की सपोर्ट है ही नहीं, तो अल्टीमेटली उन्हें वो काम करने ही है। लेकिन अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनमें बेड रेस्ट एडवाइज्ड होता है। वो सर्टेन कंडीशंस होती हैं, हाँ, वो उनकी कंडीशंस पे एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट को देख के बताया जा सकता है कि इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। अदरवाइज इट्स हेल्दीएस्ट के फीमेल जो है वो अपने नॉर्मल घर के काम करे, एक्सरसाइज करे, ठीक है, वॉक करे, इट्स हेल्दियर फॉर हर। ठीक है, हाँ, ज्यादा वेट ना उठाए या इस तरह की जो अदर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो तो हैं, जरूरी हैं, लेकिन ये कि सिर्फ बेड रिडन हो जाए जैसे आपने कहा, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और अगर कोई फीमेल या इवन कोई मेल अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए बेड रिडन हो जाए, तो उस बेड रिडन होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हाँ, बाकी की चीजें जो है ना, एक्सरसाइज में नहीं है, प्रॉपर वर्किंग नहीं है, एग्जैक्टली। तो जो मसल्स जब कब हेल्दियर होते हैं, जब प्रॉपर एक्सरसाइज हो रही है, वॉक हो रही है, डेली घर के काम हो रहे हैं, तो इस तरह से जो है क्या कि बेबी की भी हेल्थ अच्छी रहती है और जो मदर है उसकी भी हेल्थ अच्छी रहती है। और अगर हम सिर्फ बेड रेस्ट की तरफ ले जाएं, जो पर्टिकुलर कुछ खवातीन होती हैं जिनके माइंडसेट इस तरह से होता है कि हम तो अब इस कंडीशन में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो वो अल्टीमेटली उनके लिए ही नुकसानदेह, उनके अपने लिए ही नुकसानदेह होता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती। एग्जैक्टली। डॉक्टर मारिया की तरफ आऊँ। डॉक्टर मारिया, एक इंटरनेशनल रिसर्च ये कहती है कि पूरी दुनिया में, अमेरिका की अगर बात की जाए तो पैदाइश के वक्त 1000 में से कोई एक बच्चा जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है। अगर इसको यूरोप में लेके आ जाए तो तकरीबन 4 से 5 बच्चे, और फिर अगर पाकिस्तान एशिया की तरफ लेके आ जाए, एशिया में स्पेशली अगर स्पेसिफिक मैं पाकिस्तान की बात करूं तो कुछ 60 से 70 की रेशियो कहा यह जाता है कि पर 1000 हर 1000 में बच्चे में से 50 से 60 बच्चे पैदाइश के दौरान ही फौत हो जाते हैं। तो हम लोग बीइंग मुस्लिम ये कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा, अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था, नसीब में नहीं था। तो क्या मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सही ट्रीट करके उस मदर की, बच्चा और जच्चा दोनों की सही ट्रीटमेंट करके उन बच्चों को बचाया जा सकता है, या हम बीइंग मुस्लिम हम ये कह देते हैं बस अल्लाह की रज़ा है तो ये काफ़ी है हमारे लिए? देखिए, बचाया जा सकता है, ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये वही जो प्रेग्नेंट खवातीन जो पैम्पर्स हुई होती हैं, उन्हीं के बच्चों की ज़्यादातर इस तरह के मसाइल आते हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो उनके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, और ख़ास करके डायबिटीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आपको पता है। तो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उसकी वजह से अगर वो कॉज हो जाती है तो फिर बहुत सारे इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं। सेकेंडली ये कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो है ही, तो वो
भी एक वो तो हर बंदा डेफिशिएंट है, मोर देन 90%। और फिर उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है वो है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी होती है, फीमेल एनेमिक होती हैं, बच्चे जो उसकी ग्रोथ रिटार्ड होती है, उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। आयरन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल जो कि आपकी ब्लड की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप मदर एनेमिक है तो बच्चा भी एनेमिक है, और फिर एनीमिया के साथ जो न्यूली बॉर्न होते हैं तो वो भी उनके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट हो चुकी होती हैं, वो जल्दी उनके अंदर इन्फेक्शस कॉज हो जाते हैं, उनके अंदर इनफ ब्लड नहीं होता, उसको रेस्पिरेशन में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चे को जब आफ्टर डिलीवरी। तो वो बच्चे का सर्वाइवल हम ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते, हम उस पर काम करके बच्चों को बचाया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर मारिया, बिल्कुल हमारा प्रोग्राम गाइड करना, न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से गाइड करना और उनको प्रॉपर एडवाइस करना और उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। चलते चलते आप बीइंग ए डॉक्टर इस मौसम के हिसाब से क्या मैसेज देंगी आप? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टली मैं ये बताऊंगी कि क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो आपने अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए 8 to 12 ग्लास वाटर ज़रूर कंज्यूम करने। ये आपने वार्म वाटर लें, आप ऑल डे लॉन्ग वो वार्म वाटर लें। आप उसमें अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं तो सिनेमन स्टिक, एक दालचीनी की स्टिक डाल लें, वो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को भी इंक्रीज़ करेगा, वो आपको वार्म इफेक्ट भी देगा। सेकेंडली ये कि यखनी सूप का इस्तेमाल रखें, नट्स का, फिश का इस्तेमाल रखें, बॉडी को कवर्ड रखें, खास करके हेड को, ईयर को और फीट्स को और चेस्ट को। और बच्चों के लिए ये एडवाइस है मदर्स के लिए कि वो अपने जो न्यूली बॉर्न है उनके चेस्ट पर जो है वो ऑलिव ऑयल को हल्का सा वार्म करके ज़रूर मसाज कर दिया करें, उससे बच्चों चेस्ट कंजेशन से प्रोटेक्ट रहेंगे। और उनको थोड़ा सा हनी ज़रूर चटा दिया करें। और साथ ही जो है वो सीजनल एलर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए जोशानदे का इस्तेमाल आप अपनी हर टी में ऐड कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली करें, इस तरह आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर एलिया फैज़, आपका मैसेज? अच्छा, बात क्योंकि सीजनल चेंजेस की थी तो एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ वहाँ पे डिस्कस करना, और मैसेज भी दूंगी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली इज़ अ काइंड ऑफ डिप्रेशन जो कि पर्टिकुलरली विंटर सीजन में होता है। तो ये किस वजह से होता है, इस हवाले से ही मैसेज दूंगी और अवेयरनेस भी देना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के थ्रू कि जब विंटर सीजन आता है तो जो डे लाइट का एक्सपोजर होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इंटरनल जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो इंटरनल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उस साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। दैट्स कॉल्ड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल इसकी जो अलामात होती हैं वो यही होती है कि लो मूड है, लो एनर्जीज हैं, डिप्रेस्ड बंदे ज़्यादातर लोग फील करते हैं। तो इससे बचने का मैसेज देना चाहूँगी कि प्रॉपर डे लाइट से खुद को एक्सपोज करें, डे लाइट एक्सपोजर बढ़ाएं, और जो डॉन के टाइम है, अर्ली टाइम जो है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम पे कोशिश करें कि जो है वो सनलाइट से आपका एक्सपोजर हो, ताकि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसीज हैं वो भी कवर हो जाएं, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो। और ये जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिप्रेशन है, दैट्स कॉल्ड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपने विंटर्स को एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा जो सीजनल एलर्जीज हैं और डिफरेंट इन्फेक्शंस हैं उनके लिए अपनी हेल्थ और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और डिफरेंट वैक्सीन अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीनेशन करवाएं। आती हुई सर्दी में, मौला अली का भी कॉल है उससे कंक्लूड करूंगी, मौला अली कहते हैं कि आती हुई सर्दी में एहतियात करें और जाती हुई सर्दी को जो है वो उसके मौसम को एंजॉय करें। तो आती हुई सर्दी है, इसका एहतियात करें, जब सर्दियाँ जा रही होंगी तो उसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एलिया फैज़, आपके कीमती वक्त का, कीमती एडवाइस का। डॉक्टर मारिया यूसुफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की बदलता हुआ मौसम और उससे आती मौसमी बीमारियाँ, ख़ास करके जिस तरह से डॉक्टर एलिया फैज़ ने अपनी उस मैसेज को कंक्लूड करने की बात की, उसके पीछे सारी बातें, आगे सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं कि मौला अली का कॉल है कि आती हुई सर्दी को जो है वो एहतियात करें, उससे बचें और जाती हुई सर्दी को एंजॉय करें। हम लोग जब तक हाइजीन का, जो आज के पैनल ने ख़ास करके स्पेशल जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि हाइजीन का ख़ास करके ख्याल रखना चाहिए, सफाई का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, और इनटेक, हमारा जो वाटर इनटेक है वो सर्दियों में बहुत कम हो जाता है, उसके ऊपर भी ख़ास करके हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो हमें सर्दियां जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजरेंगी, उसमें किसी भी किस्म की कोई बीमारियों से बचने के लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।